खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आज की सुर्खी देखकर मेरा दिल तो चाह रहा है कि कुछ ज़रा सा एक जुमला ज़बान पे आ रहा है, लेकिन गैर संजीदा बात है, माहौल बहुत संजीदा, इसलिए मैं उससे एहतराज़ करूँगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। भारत आग भड़का रहा है। शहरी आबादी को निशाना बनाना और मकबूजा कश्मीर में मजालिम जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। ताकत इस्तेमाल करने का हक सिर्फ रियासत को है। आर्मी चीफ, कोई ख़तरा या क़ुव्वत हमें झुका सकती है, ना ही तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता रोक सकती है। जारहियत के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त और पाक भारत कशीदगी का जायजा। सुप्रीम कोर्ट, संगीन गद्दारी केस में मुशर्रफ की मुसलसल गैर हाजिरी हुकूमत बताए। वापसी के लिए क्या किया, मुल्जिम ना आए तो क्या अदालत बेबस हो जाती है। चीफ जस्टिस। रोज़ाना एक्सप्रेस की खबरें देखते हैं नाजरीन। कोर कमांडर्स का किसी भी जारहियत के खिलाफ मादरे वतन के भरपूर दिफा का अज़्म। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम की बातें करने वालों ने पाकिस्तान से इंतकाम लिया। वज़ीर आज़म, कौमी सलामती इशूज़ पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने का फ़ैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। BBC ने भी बालाकोट हमले की तस्वीरी शवाहिद झूठ करार दे दिए। सिंध करप्ट अफसरान और सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। अंग्रेज़ी अखबारात, गवर्नमेंट फेसेस कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन सेलिंग स्टेट एसेट्स। कल खबर आई थी, आपके साथ हमने शेयर भी की थी कि 44 कंपनियों को निजकारी के मराहल से गुजारा जाएगा। अब देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। राइट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स अरेस्ट विद स्टेट COAS। और डॉन की खबरें, सऊदीज अश्योर ऑफ हेल्प इन रिजॉल्विंग पाक इंडिया डिस्प्यूट्स। आर्मी डायरेक्टेड टू हेल्प गवर्नमेंट इन क्रैकडाउन ऑन मिलिट्री इंडिया। फैनिंग फ्लेम्स ऑफ फायर। जनरल बाजवा। द न्यूज़ इंटरनेशनल की खबरें, व्हाट्स बीइंग डन टू ब्रिंग मुशर्रफ बैक। तो नाज़रीन, ये सारी खबरें हमारे सामने आज के अखबारात में मौजूद। और हमारे साथ आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फरहान शब्बीर साहब। फरहान, आपको इल्म है कि एक निजी चैनल से अपना प्रोग्राम भी करते हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, वी ब्लॉगर भी हैं और कुछ सयाहत का भी शौक़ है, तो इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फरहान, आप जब एक ज़माने में न्यूज़ एंकर के फ़राइज़ अंजाम देते थे, बड़ा संजीदा आपका डिमीनर होता था, बड़ी संजीदगी से आप ख़बरें पढ़ते थे। गो कि आजकल का माहौल ऐसा है कि ख़बरों को कोई संजीदा ज़्यादा लेता नहीं है, ख़ासतौर पे जो भारतीय मीडिया का चीखा जाता है, ख़बरों को चीखा जाता है। जिस तरह हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने जिस तरह से एक पूरा माहौल क्रिएट करके रखा, और अब तो पूरी दुनिया इस बारे में नाराज़ सी नज़र आती है कि कम से कम मीडिया का ये रोल नहीं है। क्या कहते हैं, दीगर खबरों की तरफ बाद में आते हैं। देखिए, जो भारतीय मीडिया का हमने मज़हर देखा इस तमाम अरसे में, ये एक कौमी मिजाज को उनके ज़ाहिर किया है। और जहाँ पे जब तालीम ना हो, एक तरह से नाख़वानदगी, भारत आज भी अपने इन मसाइल से निमट नहीं पाया। भारत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत है। भारत वो मुल्क है जो दुनिया में 55 अरब डॉलर्स तो जंगों पे दिफा के ऊपर खर्च कर रहा है, लेकिन उसके 60% अवाम के पास टॉयलेट की सहूलियात मौजूद नहीं है। दिल्ली को कैपिटल ऑफ रेप कहा जाता है। तो इतनी शिद्दत पसंदी जिस माशरे में होगी, जहाँ पे मोदी जैसा बंदा, जैसे गुजरात का जो कसाब कहा जाता हो, जैसे तारीख गुजरात के अंदर 1000 मुसलमानों के कत्ल के नाम से जानती है, वो वहाँ का वज़ीर आज़म बन जाता है। वोट तो लेकर ही आया होगा ना यकीनन, तो इसका मतलब उसकी बेस उतनी ही इंतहा पसंदाना लोगों पर मौजूद है। और जब आप पॉपुलर सेंटिमेंट्स को लेकर चलते हैं तो मीडिया बदकिस्मती से पॉपुलर सेंटिमेंट्स को कैश करना चाहता है, रेटिंग की दौड़ लग जाती है। और रेटिंग की ये दौड़ जितनी गंदी हमने इस वक्त भारत में देखी है, खुदा का शुक्र है कि हमारे चैनल, हम इनसे भी शिकवा यही करते रहे कि हम आज तक हमारी डायरेक्शन सेट नहीं हो सकी रेटिंग की वजह से, लेकिन हम फिर भी उनसे बहुत बेहतर निकले। वहाँ पे अब अगर उनकी आग उगलती हुई ज़बानें आप देखें तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मैं कल भी जिस तरह से इस म्यूज़ियम में भी गया था कायदे आज़म के, मैंने मोन्यूमेंट के देख कर कहा कि शुक्र है कायदे आज़म ने उस वक्त इन चीज़ों को भांप लिया था और उनकी बातों में नहीं आया। तो वही मिजाज आपको फिर मीडिया में नज़र आया है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम चूँकि थोड़ी सी बात मीडिया पे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है ओवरऑल, क्योंकि जैसे आपने कहा हमें कुछ शिकायतें यहाँ पर भी हैं, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं रिस्पॉन्स ठीक था, मुनासिब था?
हाँ बिल्कुल, इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हमारा मीडिया हम पहले भी हम देखते हैं, देखिए हम मेरी तो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजरी रही है इसी के अंदर, और इसमें कितनी ही सार्क कॉन्फ्रेंसेस देखी, कितने ही बेरंग मतलब वो जो रंगीन किस्म के मजमे हमने देखे, और बहुत सी अमन की आशाएं की कॉन्फ्रेंसें भी देखी। यही उम्मीद होती थी कि ठीक है भाई, भारत की तरफ से हमें ये हमेशा ये समझाया गया हमारे सीनियर उस्तादों की तरफ से कि यार हमारी तरफ से ही मसले होते हैं और भारत हमेशा जो है ना वो दोस्ती के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। मैंने वो सार्क कॉन्फ्रेंसेस भी हमने कवर भी किए, हमने देखा कि हम इतनी उम्मीद के साथ जाते थे और भारत एक चौधरी की तरह उन सार्क कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शिरकत करके अपने आप को खित्ते का चौधरी बनाना चाहता था। यहाँ पे हमने एक चीज़ हमारे यहाँ रही है कि हमारे यहाँ अब ये जो मुकाबला हुआ है एक तरह से भारत के साथ, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है और हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा फरहान, थोड़ी सी कथा कलामी सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो ये कि बहुत सारा मवाद ऐसा है और इसमें बहुत बात होती है बिल्कुल कि जो हक़ाइक़ से के मुनाफी है, उसमें बहुत सारी खबरें भी हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि जिनका वजूद ही नहीं होता, वो सारी एडिटिंग का कमाल होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इस पे हमें क्या बहुत ज़्यादा एतमाद हम कर सकते हैं? देखिए ये इसमें ना चॉइस होती है, इसमें आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। इस चीज़ ने आपको ये फ्रीडम दे दी है कि जिस तरह टीवी चैनल के ऊपर मैं मजबूर हूँ कि इस वक्त इस स्लॉट पे जो आ रहा है मैं वो देखूंगा। इतने टीवी चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में अगर हम बात करें 74-75 चैनल्स के अंदर 35-36 जितने न्यूज़ के चैनल्स हैं, वो मजबूरी ही है ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसने ये जो बला हमारे हाथों में है ना, इसने फ्रीडम इंसान की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा इसको रीच दी है, जिसकी वजह से जो गलत चीज़ होगी ना वो बहुत ज़्यादा तो नहीं चल सकेगी। कोई भी अपने पेज पे, कोई भी अपनी वॉल पे, कोई भी अपने अकाउंट पे अगर 10 दफ़ा कोई गलत चीज़ डालता है, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दें, लोग उसको किस तरह से डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये जो हुआ है, पहले क्या होता था, कुछ भी ऐसा हमला कहीं पर भी हुआ, भारत ने अपने तौर पर खबर दे दी, दुनिया को कुछ पता नहीं चला, ज़राए इब्लाग के ऊपर उनका छाया हुआ है, वेस्टर्न मीडिया उनके साथ चलता है, हमारे खिलाफ एक मुकदमा बना, हम उसको डिफ्यूज़ ही नहीं कर सके। अब वहीं से किसी ने कश्मीरी ने वीडियो डाल दी, किसी ने ऊपर से सैटेलाइट का इमेज डाल दिया, किसी ने उसी वक्त पायलट को पकड़ते हुए दिखा दिया। तो जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे चली गई और हर बंदे के हाथ में, पाकिस्तान में इस वक्त ये सोशल मीडिया 6 करोड़ लोगों के पास है, 4G सब्सक्राइबर 6 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ लोग टीवी के साथ इस तरह नहीं वाबस्ता रहे। आज दुनिया में यूएस के अंदर 2018 के अंदर 17 के अंदर 40% डिजिटल कंटेंट की तरफ एड रेवेन्यू गया है। ये चीज़ ये बता रही है कि व्यूवरशिप इस डब्बे से निकलकर इस हाथ में हमारे इस आले के पास आ गई है। तो इस चीज़ से जहाँ ठीक है मुश्किलात हर इजाद के साथ होती हैं, तो लेकिन फ़वायद भी होते हैं। तो एटलीस्ट इससे हमें कम से कम ये लगता है कि काफ़ी इन पिछले 4-6 सालों में कौमों के मिजाज पे बड़ा फ़र्क पड़ा है। आप ये देखें, हमारे यहाँ हम महसूस नहीं कर पाते सोशल मीडिया कैसा चेंज लाया है कि आप वालिदैन के लिए अपनी औलाद से गलत बयानी करना मुश्किल हो गया है। वो बोलते हैं पहले गूगल चेक कर लो, तुम लोग फिर गूगल लेके बैठ जाते हो, हम कुछ भी बताते हैं तो। चाहे तारीख का कोई वाक़या हो, हिस्ट्री की कोई बात गलत बताना चाह रहा है, आप इसी वक्त जाते हैं, आपको PDF पे किताबें मिल जाती हैं। आप थोड़े से शौकीन हो रिसर्च के, आपके नज़दीक अब किसी का प्रोपेगेंडा उतना बड़ा हिवॉक नहीं रहा। पहले कहाँ किताबें ढूंढें, कहाँ से हवाले ढूंढें, ये सारे मसले होते थे। इस चीज़ ने इन चीज़ों को बहुत अनबाउंड किया है। ठीक है, चलें, हमने ये बात यहाँ पे इस्टेब्लिश की। थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बात करते हैं। हमने देखा कि ये जो मुजव्वज़ा दौरा था ये डिले हुआ और उसके बाद कुछ फ़ज़ा ऐसी बनी कि शायद कुछ सऊदी हलकों में मायूसी की सी हमें लहर लगी, लेकिन अब वापस आए हैं, यानी दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और जो ख़बरें हम देख रहे हैं कि सालिसी की ख़बरें भी, आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस रहे हैं गुज़िश्ता दिनों भारत को, उसकी वजह से भारत थोड़ा सा बैकफुट पे गया है, या वहाँ पे इंटरनली भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन ने उनको आड़े हाथों लिया? फिर राफेल के जहाज़ों वाला जो एक मामला सामने आ गया और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ख़ास तौर पे इस मामले को कहा कि इसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो ये सारे मामलात हैं, या मतलब हमें ख़ुद को क्रेडिट लेना चाहिए या वहाँ का इंटरनल प्रेशर? देखिए, दोनों तीनों चीज़ें मिलती हैं कि आप किस वक्त किस अंदाज में खेलते हैं। ये ठीक है कि मोदी वहाँ पर भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को कैश करके उन्हीं घोड़ों पे सवार होकर इंतखाबात की दोबारा मसनद के ऊपर वो जीतना भी चाहते हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी जो उनके अपने इंडिजिनस मसाइल हैं अंदर के, वो भी साथ साथ उभर कर सामने आते हैं। और दूसरी जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस भी इस दौरान स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आई। उनकी बहन जमाई थी, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।
गो के कांग्रेस ने भी कोई भारत में गुर्बत मिटाने के लिए कोई कार्य, जो भारत में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज ओपन हुई हैं वो मनमोहन सिंह के ही दौर में हुई हैं। मनमोहन सिंह ने ही अमरीकी मंडियों को भारत में इस तरह की रसाई दी कि भारत में पिछले 30 सालों में गुर्बत में कमी नहीं हुई है, इजाफा हुआ है। भारत में पिछले 10 सालों के अंदर किसानों की रिकॉर्ड खुदकुशियां हैं। कांग्रेस ने भी गरीबी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर जब सियासत के साथ मिल जाए ना तो मुख्तलिफ पार्टियां बस बारियां बदलती रहती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे भी यही हुआ, अमेरिका में भी यही। तो ये जो अच्छा साथ साथ कुछ इंटरनेशनल अलायंसेज इस तरह बनते हुए नजर आए पिछले 2-3 सालों के अंदर, जिन्होंने दुनिया को बड़ी हद तक अब तब्दीली के मराइल की तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के साथ सऊदीया का मिलना ये कोई एब्रप्टली नहीं था। शाह सलमान ने मॉस्को का दौरा किया था 2017 में, और वो तारीखी दौरा था, और मॉस्को में उनके अरबी के साथ इस्तकबाल किया गया था। एक अलायंस स्ट्रेटेजिक अमेरिका से निकलकर रशिया के साथ आया था। बल्कि वो दौरा बड़ा हैरानकुन था दीगर ममालिक के लिए भी। एग्जैक्टली। और हमारे अफसोस ये है कि हम तो मजाक उड़ाते रहे। हम ये नहीं समझते रहे कि सऊदीया इसका मतलब अब दूसरे रास्ते भी देख रहा है और वो अमेरिका से अब उस मदार से निकलना चाहता है। फिर सऊदीया ने चीन के साथ पेट्रो युआन तक के कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि युआन को, जो पेट्रोलियम है उनको युआन के साथ डील किया जाए। ये बड़ी चीज होती है क्योंकि अमेरिका की जितनी बड़ी एम्पायर है, इसके पीछे इसकी जो इकोनॉमिक माइट है, उसकी सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो डॉलर है। जिस दिन डॉलर की हेजेमनी दुनिया से खत्म हुई, अमेरिकी चीजों का बिकना खरीदना या अमेरिका का दुनिया से खरीदना जो है वो खत्म हो गया। अमेरिका 621 अरब डॉलर्स के ट्रेड डेफिसिट से दुनिया में मौजूद है। आप सोचें कि जिस मुल्क को 621 अरब डॉलर्स की चीजें खरीदना पड़ रही हो और वो बस खुद ही छाप देता हो डॉलर, उसका अगर डॉलर हिला दिया जाए तो वो कहीं नहीं रहेगा। यहां से सऊदीया के साथ अमेरिका के भी मामलात ख़राब होना शुरू हुए। और आज ही कल मैं पढ़ रहा था कि जो जनरल जॉन अबी जैद, जिनको वहाँ पे सफ़ीर बना के सऊदीया में लगाया गया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि सऊदी शहजादा क्राउन प्रिंस जो है वो बिगड़ गया है, वो बैड बच्चों में शामिल हो गया। ये आप देखें, अमेरिका में 1.5 साल तक, अभी ट्रंप के आने के बाद सऊदीया में सफ़ीर नहीं लगाया था अमेरिका ने, हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त एलाई किस्म का मुल्क है, लेकिन अब जब लगाया है तो जॉन अबी जैद को लगाया है, जो 2003 की इराक जंग का खालिक है वो बंदा पूरा। इस वक्त अमेरिकी सदर के गिर्द जो लोग बैठे हैं वो सारे वो जंगी वॉर लॉबी वाले न्यूकॉन्स हैं, जॉन बोल्टन, ये वो हॉक्स हैं जिन्होंने 2001 में अफगानिस्तान, 2003 में इराक, और उसके बाद तो फिर खैर ओबामा ने भी जंगें छेड़ी हैं। लेकिन जो मैं कल मैंने किया भी था कि अमेरिका का ना, पेंटागन का ये फेवरेट मंथ है मार्च जो है ना वॉर का। वियतनाम से लेकर जब भी कोई जंग छेड़ी है सिवाय अफगान वॉर के और फर्स्ट गल्फ वॉर के, अमेरिका ने हमेशा मार्च में छेड़ी। अब या तो वेनेजुएला या फिर इधर किसी ऐसे हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ। पाकिस्तान, खुदा का शुक्र है कि हमने अपने अलायंसेस भी देखें, पाकिस्तान ने इन्हीं दौरान रशिया के साथ मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स का सिलसिला शुरू किया। अब हमारे जो मिलिट्री और डिफेंस के रिलेशन है वो रशिया के साथ है। हमारे अफसरान अब अमेरिका ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। एक तज्जियाकार में पढ़ रहा था कॉलम उनका, उन्होंने कहा अमेरिका रोएगा उस दिन को जिस दिन अमेरिका का पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ये मुआहदा खत्म हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तानी मिलिट्री आपके स्फीयर से निकल गई। हमारी डिफेंस ताल्लुकात रशिया के साथ होगा, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम चाइना के साथ मुंसलिक हो गया। हम अब, और इसी तरीके से हमारी एनर्जी की बड़ी ज़रूरत जो सऊदीया पूरी करता था वो भी अब इस सीपैक में जुड़ना चाहता है, क्योंकि सऊदीया को ये पता है कि अब अमेरिका भी उसके ऑयल के लिए उतनी बड़ी मंडी नहीं रहा, चीन है। चीन अब 2018 में चीन ने रिटेल में दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें, इसका मतलब चीनियों ने 2018 के अंदर खरीदी हैं चीन के अंदर और बेची हैं। तो दुनिया की कंपनियां, मुझे अब अगर ये कोड बेचना है, मैं इसके लिए, मेरे लिए सबसे अच्छी मार्केट अब चीन होगी। मेरे लिए अब हर चीज के मामले में चीन की मार्केट अच्छी है। तो अब सऊदीया को नहीं पता कि मेरा ऑयल अगर बेचना है मैंने, तो चीन में मैंने बेचना है। चीन में भी तो अब वो वाली क्लास बहुत हद तक सामने आ चुकी है कि जिसके पास बाइंग कैपेसिटी होती है, जो फ्लरिशिंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है, जाहिर है। और लेकिन उसके लिए उन्होंने मेहनत बहुत की है फरहान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, इस वक्त जो हम खित्ते की पूरी आपके सामने मंजर कशी कर रहे थे, उस दौरान हमें ये इस बात की याद दहानी कराई गई कि 8 मार्च है नाज़रीन, और 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। अच्छा, बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पे इस तरह के दिनों से बहुत शदीद इख्तलाफ होता है, लेकिन ये काम करना भी ज़रूरी है। और फरहान से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। फरहान, ख़वातीन का हिस्सा, ख़वातीन का वजूद, ख़वातीन की तरक्की, ये सारे मामलात एक जगह पर मौजूद, लेकिन कल परसों हम ये बात कर रहे थे कि जंगें हों
या गैर यकीनी सूरत हाल हो, दहशत गर्दी के मामलात हों, ख़वातीन वो वाहिद ऐसा तबका हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। शायद ख़ुद वो फ्रंट पे मौजूद नहीं होता, लेकिन हर तरह का दबाव और बोझ ख़वातीन पर ही आता है इवेंचुअली। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम अपने घरों में अपनी वालदैन को अगर देखें और अपनी अम्माओं को देखें तो उनकी तो सारी ज़िंदगी हमारे लिए घुल के रह जाती है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल रही, फिर हमारे शहर कराची में रही, हमारी हर दूसरी माँ ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज़ सिर्फ इस वजह से हुई है कि बच्चा घर से बाहर है तो बाहिफाजत घर वापस आएगा या नहीं आएगा, चाहे वो स्कूल गया हो चाहे वो कॉलेज गया हो। देखें, आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, बिल्कुल ये तो रोज़ का ही दिन होना चाहिए। हमने दर हकीकत हमारे यहाँ मर्द और औरत के इख्तलाफ को हमने उस तरह समझा ही नहीं। हमने इकोनॉमी के लिहाज से हमेशा दर्जेबंदी की है। चूँकि मर्द कमाने निकला, औरत भी इस घर के यूनिट के अंदर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, 24 घंटे की ड्यूटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन चूंकि वो कुछ पैसे उसके हाथ में नहीं होते एट द एंड ऑफ द डे, तो हमें लगता है कि शायद वो हमसे नीचे है। उसकी जो फ़राइज़ जिम्मेदारियाँ, जिस तरह खुदा ने इसको मर्द और औरत को एक यूनिट की तरह बनाया है। मर्द अगर इस तरह मैं कहूँ कि ये मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर औरत है, जिससे नज़ाकत है, खूबसूरती है, घर के अंदर चाशनी है, जज्बात हैं, तो मर्द फिर एक उसकी हिफाजत है और माशी जिम्मेदारियों का निगहबान है। लेकिन हैं दोनों बराबर। तो औरत के मतलब ख़वातीन के आज के दिन के हवाले से तो हम अपने घर में पहले हम इनको ख़वातीन को एक ज़ात तो समझना शुरू करें, एक इनके शऊर का एतराफ़ तो करें। हमने क्या किया? देखें, ये हम जुमले बोलते तो बहुत हैं कि आप हमें अच्छी माएँ दें, हम आपको अच्छी कौम देंगे। आप इज़राइल की मिसाल लें ना अगर, तो वहाँ पे उन्होंने एक हर उनके यहाँ अगर ख़ातून प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद से ही ग़िज़ा का सारा कुछ सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उनको कहा जाता है कि आप 3 घंटे आपकी जो हॉबी है चेस खेलनी, आप चेस खेलें, आप म्यूज़िक लवर, आप म्यूज़िक सुने, ताकि जो बच्चा आपके जनीन में परवरिश पा रहा है उसकी दिमाग की वायरिंग उस तरह से हो। फिर उसके बाद हर मर्द और औरत के लिए 3 साल की फौजी सर्विस लाजमी है। वो अपनी कौम को एक नेशन की तरह लेके चलना है, क्योंकि फौज का एक उसूल होता है, क्या है, मैं निकालते हैं बंदे में से और हम डालते हैं। तो वो तो अपने हर फर्द के अंदर हम डाल रहे हैं ना। तो अगर आप उसको इस तरह लेके चलें कौम को कि ये भी खातून जो है ये भी रियासत की उसी तरह जिम्मेदार है। देखें, आज अगर मदीने की रियासत की बात होती है ना, तो इस बात को भी लेना चाहिए, हुजूर के ज़माने में सिंगल शख्स का वजीफ़ा सिंगल क्यों होता था और शादीशुदा का डबल क्यों होता था? कि रियासत उस औरत की जिम्मेदारी थी, उसको वजीफा औरत को इसलिए मिल रहा होता था कि तुम मुआशरे के एक यूनिट को परवान चढ़ा रही हो, एक बच्चे की परवरिश। हमने क्या किया? हमने ख़वातीन को दबा के, कुचला के, उनकी इज्जत नफ्स को मार के, उनके फैसले की कुव्वत को उनसे महरूम करके अपनी नस्ल उनके हाथ में पकड़ाई कि इससे तरबियत करो। एक कुचली हुई ज़ात, एक इज्जत नफ्स से महरूम ज़ात कैसे एक आज़ाद और जिंदा इंसान मर्द की परवरिश कर सकेगी? तो हमारा मर्द भी उस तरह से वो भी उस तरह वो भी खुश नहीं है। देखें, आपने एक पहिए को अलग अगर छोटा रखा हुआ है तो आपकी भी रफ्तार मुतासिर हो रही है। सही कह रहे हैं। और वो बड़े गैर मुतवाज़िन किस्म के हमें बाज़ दफ़ा बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, रवैयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कॉलर, हमारे घर जो है ना वो उस तरह के खुशियों के मरकज नहीं है। हमारी शादीशुदाएं जिंदगी 2-3 सालों के बाद अपने रंग छोड़ देती हैं और उनमें बहुत से मसाइल इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं एक गुजारिश आपके प्रोग्राम से करना चाहता हूँ। जी सर। वो लाइटर वेन में भी है और सीरियस भी जी। कि आजकल जो नवाज शरीफ साहब के इलाज का बहुत चर्चा है जी कि उनके मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल कहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना है। तो मेरी तो एक सजेशन है कि उनको आप मोदी साहब के किसी अस्पताल में भेज दें हिंदुस्तान में, या आप उनके जनरल साहब जो बड़े दोस्त हैं उन्होंने भी कोई अस्पताल बनाए होंगे, तो वहाँ बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान में, इंग्लैंड में भी वो इतने कंफर्टेबल, अपने यारों के पास चले जाएं। दूसरी बात, एक गुजारिश आपसे, अभी आप वो बात कर रही थी दहशतगर्दी की, तो एक इखलाकी दहशतगर्दी भी होती है, मुआशी दहशतगर्दी की तो हम बात सुनते हैं। ये शाम को जो इखलाकी दहशतगर्दी होती है, अभी जो आप बातें कर रहे हैं, फैमिली जो है मोर इम्पोर्टेंट है। अब तो मर्द या औरत में कोई तखसीस भी नहीं रही, दोनों का पता ही नहीं चलता, हुलियों से भी और उनके जो उनके मामलात है कि शाम का प्रोग्राम जो है, सारा दिन ये जो मिनिस्टर है कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं, शाम को टीवी पे आ जाते हैं, काम क्या करेंगे? सही कह रहे हैं जमाल मुस्तफा साहब, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि काम क्या करेंगे और किस वक्त करेंगे। इस पर भी फरहान से बात करते हैं।
और अच्छा, वापस मुझे लगता है नॉर्मलसी की तरफ हालात आते जा रहे हैं, क्योंकि अब असेंबलियों में हमने वही हाहाकार मची देखी जो हमारा वतीरा है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? असम्बली की यकीन करें आप, देख के अंदाज़ा अजीब ही होता है। बिलावल भुट्टो साहब बड़ा शिकवा करते हुए नज़र आए, उनकी तकारीर की बड़ी तारीफ भी की जाती है हमारे यहाँ, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछूं कि आपने इतनी, आपकी पार्टी एक अरसे से वक्त गुजार रही है सिंध के अंदर, जरदारी साहब का बयान था कि बलूचिस्तान को हुकूक नहीं दिए जा रहे, सिंध को हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो मैं उस दिन कार्डियो हॉस्पिटल गया था यहाँ पे कराची में, और यकीन करें आप कि अफसोस के साथ, रंज के साथ भर जाता है इंसान का दिल के जब आप देखते हैं कि अंदरूनी सिंध से आए हुए लोग कितने दिनों से वहाँ पे नीचे बागों के अंदर, वहाँ जो घास है उसके ऊपर लेटे हुए, फुटपाथों पे लेटे हुए, सिर्फ अपनी बारियों पे। इस तरह का एक वाक़े का सामना करना पड़ा है। ब्रेक लेते हैं, और वो बच्चा जिसके बारे में मैंने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। दादू का बच्चा था, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे और वो जाबर नहीं हो सका। सक्खर में उसका इलाज हुआ और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। तो ये आपकी मिसाली गवर्नेंस है नाजरीन, जो सिंध हुकूमत के दावे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद दूसरी और ख़बरें हैं जिन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। टाइम की कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा देखें, आपका हमारा बहुत पुराना ताल्लुक रहा है कि सज्जाद मीर के ज़माने से, और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज यकीन करें बहुत खुशी हुई फरहान भाई को देख के। देखें, एक सहाफ़ी और एक एनालिस्ट जो अपने शोबे को प्रेजेंट करता है, तो उसको सहाफत और उसकी एनालिसिस नजर आनी चाहिए, जैसे इनकी नजर है ना। ये बहुत मतलब मुझे खुशी हुई कि जो इन्होंने तबसरे किए और जो उनका बैकग्राउंड उन्होंने बताया, ये समझने की बात है। मैं जो आप अभी डिस्कस करी ना, मैं मुख्तसर बात करूंगा जो इंडिया के बारे में आप डिस्कस, जो आजकल हमारा मीडिया बहुत फाल हो गया, मौजूद वतन हो गया है। तो वो जो उनके क्लिप्स दिखा के हमें वो बता रहा है। लेकिन मेरे इतनी शब्बीर भाई, फरहान भाई से पूछना ये, और आपसे भी, देखिए हमें अपना स्टफ तैयार करना है। मुझे जो खुशी जब होगी जब हमारे सहाफी उनके प्रोपेगेंडे का खुद बैठ के जवाब देंगे, और उनके समाजी इश्यूज जो हमारे और जो हमें वो अपनी फिल्मों और उसके जरिए बदनाम करते हैं, उसका जवाब देने की हमारी अहलियत हो। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह सकते, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बहुत उनका मीडिया, हमारा जो मीडिया है वो बॉलीवुड से कभी बाहर नहीं आया कि ये इतनी उम्र की हो गई, फला अदा करे। अब इससे खुदा के बाहर निकले, और जो हम पे वो हिट करते हैं हमारे मजहब पे, हमारे सोशल सिस्टम पे, जब उनके यहाँ जो उनकी खराबियां हैं कि दिल्ली दुनिया का रेप कैपिटल बन गया है, वहाँ औरतों के साथ क्या होता है, ये चीजें आप लेकर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया, बिल्कुल आपने मुनासिब बात की है। मजहब को मेरा ख्याल है कि इस झगड़े से दूर रखने की ज़रूरत है। हाँ, जो बाकी पामालियाँ हैं उन पर ज़रूर बात होनी चाहिए। और क्या कहते हैं आप इनके सवाल के? बिल्कुल, देखिए मैं यही हमारे पास, अब मैं सोचता हूँ कि हमने क्या अपनी कौम के लिए कोई थ्रेट परसेप्शन कभी रखा इस बात को देख के कि हमारे साथ एक ऐसा मुल्क था जिसने हमें पहले दिन से कबूल नहीं किया, जिसने पहले दिन से पाकिस्तान के डिफेंस से लेके, पाकिस्तान के ख़जाने से लेके, पाकिस्तान को दी जाने वाली किताबों तक पे चोरी की। पाकिस्तान के आइन बनने के रास्ते में एक बड़ी मुश्किल ये भी थी कि वहाँ से पार्लिमानी कार्रवाइयों की जो लेजिस्लेशन के हवाले से किताबों का मिलना था हिस्सा, वो तक नहीं पहुँचाया गया था। जिस मुल्क ने पहले दिन से आपकी शाहरग के ऊपर रास्ता काटने के लिए कश्मीर के ऊपर फौजें चढ़ाने का मकसद, या फिर जिस तरह अंग्रेज से मिलके सबसे बड़ी धांधली कमीशन ने जिस तरह की, बाउंड्री कमीशन ने, और गुरदासपुर को जिस तरह शामिल किया, बटाला की तहसील दी गई जो कि कश्मीर का वाहिद ज़मीनी रास्ता था, और इसके लिए, इस ज़िले के लिए पूरे जो हमारे दूसरे ज़िलों की तकसीम का फार्मूला था उससे हटकर यहाँ पर किया गया कि डिवीज़न की बुनियाद पर किया गया। लेकिन बहरहाल ना हमने एक तो अपनी कौम के सामने वो हिस्ट्री रहने दी है। फ़र्द के लिए जिस तरह मेमोरी होती है, अगर किसी इंसान का हाफजा चला जाए, उस इंसान के हाल और मुस्तकबिल का कोई उसको नहीं पता होता। कौमों के लिए इसी तरीके से हिस्ट्री होती है, उनकी मेमोरी का काम देती है कि यार हमने माजी में पहले ये किया था, फिर हमने ये गलती की। के साथ भी और दीगर सब्जेक्ट के साथ भी हमने एक और बड़ा बारीक काम, जिसे कहते हैं ना अवामी ज़बान में, हमने हर चीज़ में इस्लामियात डाली है। हमने हक़ाइक़ यानी उन अदवार को भी हमने किसी दूसरी नज़र से दिखाने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि ये भी हमने थोड़ी सी ज्यादती की। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शहादत कर रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके मेहमान फरहान साहब की खिदमत में भी सलाम। देखिए, अभी आप एक न्यूज देख रही होंगी अपना न्यूयॉर्क टाइम की। जी। अभी आप कल आपके वजीर खारजा सऊदी अरब के आ रहे हैं जी। आए, मुज़ाकरात हुए, क्या हुए क्या नहीं हुए, इधर से वहाँ एक न्यूज जारी हुई है जी। अब उनका कॉलम आया है। इधर आप इंडिया को मोदी, देखिए एक तो अच्छा एक चीज हो गई साइन
कि हमने कांग्रेस जो पीछे से छुरी मारती थी पाकिस्तान तोड़ने में इंदिरा गांधी का हाथ था, लेकिन ये जो मोदी तो सामने आ गया है ना, अब हमें फ्रंट मैन हमारे सामने है, अब अगर हम इसको टैकल कर लें तरीकेकार से दुनिया को साथ लेके तो ये एक हमें पता चल गया। लेकिन आप याद रखें इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में कभी पाकिस्तान को माना ही नहीं है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बड़ा मुख्तसर सा इस पर तबसरा करूंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दुश्मन छुपा हुआ हो या सामने हो, दुश्मन दुश्मन होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए ज़रा फरहान से सवाल करूंगी कि फरहान, अब दोनों ममालिक हैं, हकीकत है, सब जानते हैं, बिल्कुल, हम इस नैरेटिव को भी कब तक लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे? क्योंकि हमसाये के साथ एक हद तक ही आप कशीदगी का माहौल बरकरार रख सकते हैं। यानी वही बात है कि ये बार बार एक चक्कर है जिसमें हमें फंसना पड़ जाता है। बिल्कुल। और हमें देखें, रियासत हमारी भी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। देखें, करतारपुर बॉर्डर से लेके दूसरी डिप्लोमेसी के अंदाज इख्तियार करना, बीसियों मामला, क्योंकि अब पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि भाई अब जियो इकोनॉमी का दौर है, अब वो दौर नहीं रहा लड़ाई झगड़ों का, अब ट्रेड के मामला चलेंगे। लेकिन जो ताकतें इस ग्रुप के खिलाफ हैं, दर हकीकत एक बड़े सिनेरियो में लड़ाई अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड की ये वॉर है। उसमें जो जो एलाइज इनको एक दूसरे को मजबूत करने होंगे, उनके हाथ बढ़ाए जाएंगे। अमेरिका ने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसिफिक ओशन था, जो चाइना और हमारा बहरा अरब के साथ लगता है, इंडियन ओशन जो था, उसको अब पूरा इंडो पैसिफिक ओशन का नाम देके जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और खुद मिलके एक चार मुल्की जो मुल्की इत्तेहाद है वो समंदरों की हिफाजत के लिए कायम किया। तो ये जो खित्ते में टेंशनें बढ़ती हैं, ये ऊपर के भी गेम होते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखें, हमारी एक हिस्ट्री, हमारी एक मुश्तरका तो है ना उस खित्ते की, तो हम लड़ लड़ के किस तरह से रहें। भारत को भी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जिस नजरिए के ऊपर उसने पाकिस्तान को आज तक कबूल नहीं किया। देखें, भारतीय आर्मी चीफ का भी पिछले महीने का ये बयान था कि पाकिस्तान सेकुलर अगर रंग इख्तियार कर ले तो हमें कोई मसला नहीं है। तो वजह तनाज़ा वही है जो 70-72 साल पहले भी था कि तुम इस्लाम के नाम पे, हुआ क्या है हमारे यहाँ, इस्लाम के नाम पे हमारी फिर मजहबी जमातों ने जिस तरह से इस्लाम के नाम को कैश किया है, अल्लाह माफ करे, इस्लाम के नाम पे शिद्दत पसंदी को जिस तरह फैलाया गया, जिस तरह बुनियाद परस्ती को फैलाया गया, जिस तरह फिरका वारियत को फैलाया गया, उसने असल इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल कर दिया है कि आज हम जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो है ना, वो इस्लाम की या कुरान की बात करते हुए झेंपता है। फिर हमारे लिबरल तबके ने भी बाज़ हर इस्लाम की बात करने वाले को एक तरह से जहादी बना के पेश कर दिया, बुनियाद परस्त बना के पेश कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए, कुरान करीम तो है ना, इस्लाम तो है ना, कुरान के अहकामात तो हर दौर के लिए हैं। या तो हम ये मान लें और हम कहेंगे नहीं भाई, हमें अपने मुल्क को बिल्कुल मादर पदर आजाद बनाना है, तो हमारा मुल्क वो अहकामात मानना चाहते हैं जो हमारी कन्वीनियंस को सूट करते हैं। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं रावलपिंडी से इकरार हैदर बोल रहा हूँ। फरमाइए इकरार साहब। मैंने आपसे कुछ जो एंकर पर्सन साहब बैठे हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ उनसे बात करना चाह रहा था। फरमाइए जी, वो सुन रहे हैं। मैं आपसे राय भी देना चाह रहा हूँ और आप इस पर डिस्कस भी करेंगे। जी जी। जो मौजूदा हुकूमत है, इनके पास एक अच्छा मैंडेट है। ठीक है। इको को बहाल किया जाए, इको को, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान। ठीक है। और दूसरा, हम एक छोटे और एक इस्लामी मुल्क को मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, ब्रुनाई दारुस्सलाम। ठीक है, ठीक है। वहाँ का वज़ीर साहब दौरा करें, वहाँ पर हम बहुत ज्यादा सादी कुव्वत को खपा सकते हैं, उनके साथ दफाई मुआहदे कर सकते हैं। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप बात करें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी मिनट है हैदर साहब, और फरहान इस पे क्या राय देते हैं। लेकिन ब्रुनाई ने अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल तकरीबन बंद करके रखी हुई, वो इन सारे झमेलों में नहीं पड़ते। अच्छा, ये इसमें शामिल है, ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में ये भी शामिल है। और देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है जो पाकिस्तान ने ये भारत को जो धूल चटाई है, ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर की एक तरह से मार्केटिंग थी। 6 मुल्कों ने रब्ता किया पाकिस्तान से, अब अरब ममालिक ने जो बेचारे F-16 खरीद रहे थे अमेरिका से डर के इससे। बिल्कुल ठीक है, चले, बड़ा अच्छा रहा फरहान, और आपसे ज़रूर हमारी आइंदा भी मुलाकात रहेगी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। गो के हम 2-3 और ख़बरें भी थी जो मैं चाह रही थी आपके सामने रखते, लेकिन टाइम नहीं बचा। बिल्कुल अगर कुछ हो 2-4 सेकंड, तो मुल्क भर के 1 करोड़ ख़ानदानों में सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम। वज़ीर आज़म साहब ज़िला थरपारकर जाएंगे और 1,20,000 ख़ानदानों में ये सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम का आगाज़ हो रहा है। खुशाइंद बात है, रोज़ाना हम फ़र्ज समझते हैं अपना कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, ये वो थर है जिसके डिप्लो में 30 बच्चे एक महीने में मरे भूख से, ये याद रहे।
पिछले इस सीजन में 127 देहातों को खुद सिंध हुकूमत ने कहज़दा करार दिया, लेकिन पानी के मसले पे आवाज कभी नहीं उठाते वो, ना कंजर्वेशन के ऊपर कोई मसला हल किया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, शुक्रिया। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।